तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 की गणित। और पहला ही जो हमारा पाठ है वो है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं। इसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला भाग है ये और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। मेरी गारंटी है आपको कि ये बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आई। ये एक्सरसाइज आपको अच्छा लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। आइए देखते हैं। तो वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अब रही बात कि परिमेय संख्याएं और एक हो गया अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या हो गया और एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो आइए परिमेय संख्या जान लेते हैं हम लोग। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या की अगर हमको परिभाषा लिखनी हुई तो हम लिखेंगे वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हों तथा q बराबर नहीं हो 0 के। इस तरीके से वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो 0 के, तो उसे हम कहेंगे। नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा तो डिफाइन नहीं हो पाएगा फिर वो संख्या। ठीक है, आगे बताया जाएगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अब इस परिमेय संख्या में जैसे वैसी संख्या भी आती हैं जिनका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, जिनका क्यूबिक रूट निकाला जा सके, मतलब जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, जिसका घनमूल निकाला जा सके। अच्छा, वैसी संख्याएं भी आती हैं जिनका दशमलव प्रसार यानी भाग देने के बाद दशमलव प्रसार जो हो वो अशांत हो लेकिन आवर्ती हो। अशांत आवर्ती का मतलब कि अशांत तो हो, नहीं कटे, लेकिन दशमलव के बाद जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो जाए। तो ऐसी संख्याओं को भी हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक, वैसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत तो हो लेकिन आवर्ती हो, अशांत आवर्ती हो, उस संख्याओं को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक, अब मतलब कि भाग लगे लेकिन बार बार वही चीज आती रहे, रिपीट होती रहे, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या बस इसका उल्टा है। इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। मतलब अशांत होता है, अनावर्ती है कि संख्याएं बार बार नहीं आती हैं, अलग अलग संख्याएं आती हैं। तो वैसी परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या है जो परिमेय न हो, यानी कि जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, जिनका घनमूल नहीं निकाला जा सके, या फिर जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। मतलब अलग अलग संख्याएं दशमलव के बाद, एक जैसी संख्या नहीं है। तो ये सब तो हम लोगों को जान लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बाद की बातें। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको समझ में आएगा। ये तो पहला ही भाग है और पहले भाग में हम लोग बहुत तीर मार लेंगे, बहुत चीज समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे इसके बाद हमको क्या पढ़ना है। अब हम लोग जानते हैं इस पाठ में एक टर्म आएगा आपका, मतलब एक शब्द आएगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम नाम का शब्द आएगा।
और एक शब्द आएगा प्रमेयिका, प्रमेयिका, या फिर इसे हम लोग कहेंगे लेमा। तो ये दोनों हैं क्या, जल्दी से हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए एल्गोरिथ्म जो है वो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का चरणबद्ध तरीका है। तो एल्गोरिथ्म क्या है, एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने का चरणबद्ध, अभी बता रहे हैं कि चरणबद्ध क्या होता है, चरणबद्ध तरीका है। किसी भी चीज को हम लोग स्टेप वाइज हल करते हैं। पहले स्टेप में ये करेंगे, दूसरे स्टेप में ये करेंगे, तीसरे स्टेप में ये करेंगे, ये हम लोग करते हैं। मतलब एक तरीका होता है, ठीक, कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे कर करके हम लोग ने पढ़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ने छोटी क्लास में बोर्ड मास तो पढ़ा ही है, बोर्ड मास तो हमने पढ़ा ही है। तो देखिए पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, पहले ब्रैकेट का इस्तेमाल मतलब कोष्ठ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, फिर का इस्तेमाल करते हैं, फिर भाग का इस्तेमाल करते हैं, फिर गुणा का करते हैं, फिर जोड़ का करते हैं, फिर घटाव का करते हैं। ये करते हैं, मतलब एक चरणबद्ध तरीका होता है। इसी को तो चरणबद्ध तरीका कहते हैं, इसी को तो हम लोग चरणबद्ध तरीका कहते हैं। मतलब कि पहले ही कोष्ठ करना होता है, फिर कार करना होता है, फिर भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर जोड़ करना होता है, फिर घटाव करना होता है। बोर्ड मास में यही तो पढ़े हम लोग छोटी क्लास में। तो ये चरणबद्ध तरीका है, हर स्टेप अपना बना हुआ है, किस स्टेप के बाद ये, इस स्टेप के बाद ये, इस स्टेप के बाद ये। तो वही एल्गोरिथ्म है। एल्गोरिथ्म किसी भी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का एक चरणबद्ध तरीका है। जबकि प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेयिका अपने आप में एक सिद्ध कथन है। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन है जिसका प्रयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए, अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं, अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो लेमा कहिए या प्रमेयिका कहिए, ये एक सिद्ध कथन है, पहले से ही सिद्ध किया हुआ कथन है। इसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। अब हमारे किताब में 10वीं कक्षा में पहले ही एक्सरसाइज में आएगा यूक्लिड का भाग लेमा या यूक्लिड का एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम आएगा। ठीक, यूक्लिड का भाग लेमा क्या कहता है, यूक्लिड का भाग लेमा, यूक्लिड का भाग लेमा क्या कहता है। यूक्लिड का भाग लेमा यानी भाग प्रमेयिका, यूक्लिड महोदय बताते हैं कि किसी दो संख्याएं, रैंडमली कोई दो संख्या ले लीजिए a और b, उसके लिए दो ऐसी संख्याएं q और r मौजूद हैं, और दो ऐसी संख्याएं यानी कि ये जो है ये अपने आप में यूनिक नंबर है। यूनिक नंबर का मतलब होता है अद्वितीय संख्याएं हैं। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय संख्या, माने दूसरी कोई संख्या नहीं मिलेगी। ए और बी के लिए कोई दो संख्या ए और बी के लिए क्यू और आर ऐसी अद्वितीय संख्या है जिसके लिए कि ए में अगर हम बी से भाग दें तो क्यू आएगा और शेष हमारा आर बचेगा।
माने क्यू बार में एक कट जाएगा। 20 से अगर भाग देंगे तो क्यू बार में कटेगा और शेष हमारा आर देगा। कहने का मतलब, और ये आर क्या है, जहां आर जो है हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा, जबकि बी से 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, जबकि बी से हमेशा छोटा होगा। कहने का मतलब ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं छोटी कक्षा में। क्या हमने नहीं पढ़ा था? याद कीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये हम लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ा था। याद हो या ना हो आपको, लेकिन बहुत छोटी कक्षाओं में हमने यही पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। इसमें क्या होता था कि देखिए, अगर कोई संख्या 7 है तो इसमें हम 2 से भाग देते हैं। देखिए 7 में अगर हम 2 से भाग देते हैं, 7 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 3 बार में कटेगा, 3 बार में भाग लगेगा। एकदम निश्चित है कि 3 बार में ही लगेगा, ना तो ये 2 बार में लगेगा ना ही 4 बार में लगेगा, एकदम 3 बार में लगेगा। तो 2 तिहाई हो जाएगा 6 और शेष बचेगा हमारा 1। बिल्कुल निश्चित बात है कि एक ही शेष बचेगा, ना तो 0 बचेगा और ना ही 2 बचेगा। उससे ज्यादा और उससे कम की तो बात ही खत्म है। तो देखिए, ये और ये यूनिक नंबर है, अद्वितीय संख्याएं हैं, ठीक। अब देखिए जरा, 7 के लिए हम क्या कहेंगे? 7 के लिए हम कहेंगे कि अगर 2 से हम भाग लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा और 1 शेष बचेगा। ये 1 जो है, ये एक जो है ये आर की जगह पर है। तो देखिए, अब ये 1 आया है, क्योंकि 2 से कम है इसलिए हमने छोड़ दिया, शेष हमने कह दिया कि ये शेष है। अगर ये 2 आता तो एक बार और कट जाता कि नहीं कट जाता? 2 आता तो एक बार और कट जाता। यानी मान लीजिए कि अगर ये बी है तो अगर ये आर बी के बराबर होता तो एक बार तो और चला जाता, अब बी से बड़ा होता तो निश्चित ही जाता। तो कहने का मतलब ये आर हमेशा, यहाँ पे शेष बिल्कुल पूरा पूरा भी कट सकता था, पूरा पूरा अगर कट जाता तो यहाँ पे 0 होता, तो शेष 0 होता। तो 0 हो सकता है शेष, और लेकिन 0 से लेके बी के बीच में हो सकता है, लेकिन बी से बड़ा नहीं हो सकता है, बी के बराबर भी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये। अब मान लीजिए एक बात और समझिए, जैसे 4 से हम भाग लगा रहे हैं 9 में, तो 2 बार में लगा तो 8 आ गया, तो 1 बचा। अब ये देखिए, ये 2 बार में लगा तो निश्चित बात है कि 2 ही आएगा और दूसरी कोई संख्या नहीं आएगी। लेकिन यहां पे शेष क्या आ सकता था? यहां तब तक भाग नहीं लग सकता था, यहां पे हो सकता था कि 0 बचे, हो सकता था 1 बचे, हो सकता था 2 बचे, हो सकता था कि 3 बचे। शेष इतना बच सकता था, हो सकता था 0 बचे, हो सकता था 1 बचे, हो सकता था 2, हो सकता था कि 3 भी बच जाए, लेकिन 4 नहीं बच सकता था, क्योंकि 4 बचता तो एक बार और भाग लग जाता। यानी कि 0 से, इसका शेष जो है 0 से 4 के बीच में होगा, 0 से 4 के बीच में होगा। तो यही तो बी है। तो कहने का मतलब आर हमेशा 0 और बी के बीच में होगा। 0 हो सकता है लेकिन बी नहीं हो सकता, बी से कम रहेगा। तो कहने का मतलब ये, तो ये यूक्लिड का भाग लेमा है। किसी भी 2 संख्याएं ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां आर 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा जबकि बी से छोटा होगा। और ये Q और R जो है ये अद्वितीय संख्या, मतलब दूसरी कोई संख्या यहां पे नहीं आ सकती। यहां तक बात समझ में आपको निश्चित तौर पर आ गई होगी। अब आइए आगे देखते हैं कि और क्या है आपके किताब में। तो इतनी बातें जब हम जान गए तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, साधित प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहले साधित प्रश्न देख लेते हैं। एक आपके किताब में दिया हुआ है, भारतीय भवन वाली किताब में साधित प्रश्न एक बोल रहा है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसक ज्ञात कीजिए। 1 नंबर पहले ही देख लेते हैं, इसी से हमको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। 867 867 और 255 और 255 का मौसा निकालना है हमको, इनका मौसा हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं इन सब का मौसा कैसे निकाला जाता है। अब देखिए यहां पे
867 दिया हुआ है, 255 दिया हुआ है। इन दोनों में पहले हमको देखना होगा कौन छोटी संख्या कौन बड़ी संख्या, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगेगा। तो देखते हैं कि 255 जो है हमारा, 255 छोटा है और 867 बड़ा है। तो हम क्या यूक्लिड के भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम जो भी बोलिए, है ना, एल्गोरिथम ही बोल दीजिए। यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम के, लेकिन हम लेमा का प्रयोग कर रहे हैं ना। यूक्लिड के भाग लेमा क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r कैसा है, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, जबकि b से छोटा है से। ये बार बार आपको समझना होगा। यूक्लिड के भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है से, है ना। 867 को हम लोग क्या ले लेते हैं, 867, 867 को भाज्य तथा 255 को भाजक लेते हुए तो 867 को हम लोग क्या करेंगे, भाज्य ले लेंगे, 255 को हम लोग भाजक ले लेंगे। और सबसे पहले हम लोग वही पुरानी विधि जो हम लोग ने पहले किया था, जो हमको आता है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनका मौसा निकाल लेंगे भाग विधि द्वारा, जो कि हमने छोटी कक्षाओं में सीखा है 7वीं 8वीं में। तो उसी से, तो देखिए 255 से हम लगाते हैं 867 में भाग। ठीक, बिल्कुल बहुत ही आसान है ना। 255 से देखिए 3 बार तो लगेगा, 3 बार लग जाएगा, 3 बार लगा दीजिए। 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब शेष को ही हम लोग क्या करते हैं, भाजक बना देते हैं हम। और जो भाजक था अब कि वो भाज्य बन जाता है। तो 255 ये तो आपको आता होगा। तो 2 बार में तो हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। ठीक, अब 51 से 102 बार में, तो 2 बार में कट जाएगा 102 और ये खत्म हो गया, शेष 0 आ गया, कहानी खत्म है। 51 हमारा मौसा हो जाएगा, यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन अब लिखेंगे कैसे। तो 255 से जब हमने भाग लगाया तो कितना आया, 3 भाजक आया, बी की जगह पर 3 आया। शेष फल जो हमारा आया 102 आया, शेष फल 102 आया, क्योंकि शेष फल तो लेकिन बी से छोटा होता है, 255 से छोटा है कि नहीं। 255 से शेष फल छोटा है, तो यहाँ पे भाग लग गया। अब जो है अंतिम शेष जो है, ये जो है ये शेषफल जो है, अब यही क्या होगा, हमारा भाजक बन जाएगा। यहाँ पे देखिए भाजक बन गया, और ये जो भाजक था वो भागफल बन गया। तो 255 को भाज्य तथा 102 को भाजक लेते हुए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 255 को यहां पे रखेंगे। 255 अब हमारा भाज्य बन गया है, और ये जो है 102 हमारा क्या बन गया है, भाजक बन गया। यानी 102 यहां पे रखिए। आप चाहे तो इस स्टेप को आप नजरअंदाज कर सकते हैं, मतलब नहीं लिखें, इग्नोर कर दीजिए। और अब देखिए 102 से जब 255 में हमने भाग दिया तो कितनी बार में कटा, 2 बार में कटा, यानी Q की जगह पर 2 आ गया। और जोड़ शेष हमारा कितना बचा, 51 बचा, तो 51 लिख देंगे। चाहे तो अगली लाइन को आप जो है वो स्किप कर सकते हैं, यानी कि
इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि नज़रअंदाज कर सकते हैं। आप इसको ना भी लिखें, जो हम ये वाली लाइन जो लिखते हैं उसको आप डायरेक्ट लिखें। तो हम क्या करते हैं, अब कि ये देखिए यहाँ पे 255 था तो भाज्य बन गया था 255, आगे आ गया था। अब की 102 है तो 102 आगे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 102 को भाज्य तथा, देखिए यहाँ पे 102 उस समय शेष था तो वो भाजक बन गया, तो तब की शेष 51 है तो 51 भाजक बनेगा। 51 को भाजक लेते हुए, भाजक लेते हुए तो इसको भाजक ले लीजिए। तो अब क्या आ जाएगा हमारा, 102 में जब हमने भाग लगाया 51 से, 102 में हमने 51 से जब भाग लगाया तो कितनी बार में गया, 2 बार में। शेष कितना आया, 0। लिखेंगे कि अंतिम भाजक 51 से शेषफल 0 आया। अतः किसका, 867 और 255 का मस यानी महत्तम सापरतक बराबर 51, ये हम लोग कह देंगे। यानी कि जब तक 0 ना आ जाए शेष तब तक हम भाग लगातार लगाते रहेंगे, और जब 0 आ जाता है तो हम कह देते हैं कि अब भाई भाग लग चुका है। तो ये जो है शेष हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया है। इसका मतलब कि अंतिम भाजक जो था 51 जो था, यहाँ पे 51 जो था, यही हमारा मौसा हो गया। तो कितना आसान था, बात समझ में आपको आ रही होगी। तो ये बहुत आसान था। इन आसान सी बातों को लेकर जब हम इतनी बात जान गए तो आप एक तो साधित प्रश्न का दूसरा नंबर बनाइएगा खुद से। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या, इतनी बात जानने के बाद प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हम इससे हल कर सकते हैं इन बातों से। तो प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार आप लोग किताब और कॉपी लेके बैठ जाएं और हम लोग प्रश्न को हल कर रहे हैं, 1 नंबर प्रश्न को। तो ये जो है हमारा प्रश्नावली 1A शुरू होता है। प्रश्नावली 1A शुरू होता है, ठीक। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 हम लोग देखते हैं, तो फटाफट आप लोग अपनी किताब, कॉपी और कलम लेके बैठ जाएं और हम लोग हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का पहला बोल रहा है यदि B बराबर AC हो, यदि B बराबर AC हो तो B जो होगा वो A का क्या कहलाएगा, B A का क्या कहलाएगा, B A का क्या होगा। तो B A का, क्योंकि B में A से भाग लग गया है तो ये गुणज होगा। क्या होगा, गुणज होगा। क्या होगा, गुणज होगा। जबकि अगर A पूछा जाए B का क्या होगा तो A B का गुणनखंड होगा। तो अभी हम लोग B बराबर अगर AC है तो B A का क्या है, गुणज है, जबकि A B का गुणनखंड है। हालांकि गुणनखंड तो नहीं पूछा है, तो पहले वाले में ये होगा। दूसरा वाला अब ऑप्शन देखा जाए तो दूसरा वाला, यदि भाग एल्गोरिथम में A बराबर BQ प्लस R में A बराबर BQ प्लस R में, ठीक, बोल रहा है A बराबर 72 और B बराबर 9 हो और B बराबर 9 हो तो R बराबर बताइए। तो यानी कि शेष पूछ रहा है, शेषफल पूछ रहा है। A बराबर, तो 9 से जब भाग देंगे 72 में तो 9 8 72, पूरा पूरा कट जाएगा। Q की जगह पर तो 8 आ जाएगा, लेकिन R की जगह पर तो कुछ भी नहीं है, शेष तो 0 आएगा ना यहाँ से, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है ना, 9 8 72। तो शेष तो आपका R बराबर 0 हो गया। R बराबर क्या हो गया आपका,
जीरो हो गया। यही पूछ रहा है इसमें। अच्छा, बोल रहा है अगला 3 नंबर, भाग एल्गोरिज्म। भाग एल्गोरिज्म ए बराबर, यही ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, बी बराबर 4, क्यू बराबर 5, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 है, और आर बराबर 1 है। तो बताइए ए बराबर क्या होगा, तो बताइए ए बराबर क्या होगा। अब देखिए बी क्यू प्लस आर, यानी बी क्यू में गुणा कर दिए तो 4 पचे 20 और आर जोड़ दीजिए और 1 21, 4 पचे 20 और 1 21, तो ये हमारा 21 नहीं हुआ क्या? तो बहुत आसान सी बात है, 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है इसी का क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1, सॉरी आर बराबर 1, तो क्यू बराबर क्या होगा? क्यू बराबर क्या होगा? देखिए अब क्यू बराबर, ये देखिए यहां पे 4, तो कितनी बार में 4 से ये कट रहा है, वही तो क्यू होगा, क्योंकि ये तो एक यूनिक नंबर है, अद्वितीय संख्या है, वही आएगा निश्चित ही, और दूसरा तो कुछ आएगा नहीं। तो 4 9 36, तो क्यू जो हो जाएगा 9, तभी तो 4 9 36 जोड़ 1, तभी तो 37 होगा। 4 9 36 और 1 37, तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखिए तो आसानी से ये हो रहा है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है 92 बराबर 12 गुणे 7 जोड़ 8, ठीक। तो मौसा 92 12 बराबर मौसा दिया हुआ है 12 और खाली स्थान, ठीक, बराबर फिर खाली स्थान, मतलब मौसा क्या आएगा, लेकिन किसका? अब देखिए 92 और 12 का मौसा किसके बराबर होगा? 12 और 8 के मौसा के बराबर होगा। 12 और 8 का मौसा, देखिए 8 से 12 का मौसा निकाल लीजिए, 8 कम 8 बच गया 4, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, यही तो होगा। इससे पहले हम लोग ने क्या किया था, चलिए 4, इसके पहले हम समझा देते हैं कि क्या हुआ। देखिए जैसे 92 और 12 का था, तो 12 से हमने 92 में किया, तो बोल रहा है 12 7 बार में 84, तो हमारे पास क्या बचा था? हमारे पास बचा 12 में से 4 घट गया तो 8 बचा। तो ये जब 8 बचा तो यही तो 8 जो है यहाँ पे भाजक बन गया, और ये 12 यहाँ पे आ गया, उसके बाद पूरी प्रक्रिया हो गई। तो मतलब इसी का मौसा, इसका मौसा कहिए चाहे इसका मौसा कहिए, चाहे अगले स्टेप में जिसका मौसा कहिए, इन दोनों का मौसा कहिए, ठीक, बात बराबर ही होती है, ठीक है। हर स्टेप में भाजक और भागफल का ही मौसा निकल के आता है। हर स्टेप के भाजक और भागफल का ही मौसा, मतलब भाजक और भागफल क्या? भाजक और भाज्य, भाजक और भाज्य का मौसा निकल के आता है। तो ये इस तरीके से 5 हो गया। 6 नंबर देखा जाए। 6 नंबर बोल रहा है यदि 42 बराबर इतना, यदि 42 बराबर 35 गुणे 1 जोड़ 7, फिर उसके बाद 35 बराबर 7 गुणे 5 जोड़ 0, तो मौसा किसका मौसा? 42 और 35 का मौसा। 42 और 35 का मौसा क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप जरा देखिए यहाँ पे 42 में 35 से भाग दिए तो एक बार में, और 7 शेष बचा। अब की जो 7 जो है वो भागफल बन गया है, जबकि 35 भाज्य बन गया, तो 7 पचे 35 5 बार में गया, और 0 शेष, क्योंकि अंतिम भाजक 7 है, जिससे कि हमारा शेष 0 आ गया। तो क्या ये जो मौसा है 42 और 35 का, वो 7 नहीं हो जाएगा?
बिल्कुल हो जाएगा। तो इतनी आसानी से हम लोग इसको अब सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके कॉन्सेप्ट को देखा है और हमने समझा है। तो आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर का q और r बताएं। यानी भाज्य, भाजक, तो भागफल और शेष हमको बताना है। अब 3 से 10 में भाग देंगे, 3 से 10 में भाग देंगे। देखिए 3 से 10 में 3 बार में 3 तिहाई 9, बच गया 1 शेष बच गया। तो ये 3 जो है आपका q हो गया, q 3 हो गया और r आपका 1 हो गया, 3 और 1 हो गया। वैसे ही यहाँ पे 19 से जब 4 में भाग देंगे, 19 से जब 4 में भाग देंगे तब क्या होगा बबुआ? 19 से 4 में भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कितनी बार में? 0 बार में, 4 शेष बचेगा। ज्यादा है ना, नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा हमारा 0, शेष हो जाएगा, सॉरी R हो जाएगा 4। ठीक, अब यहां पे 81 में 3 से भाग देंगे, 81 में 3 से, 27 3 81 होता है, ऐसे ऐसे देख लीजिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, शेष कुछ भी नहीं बचा। तो Q हमारा हो गया 27 और शेष जो हो गया R हो गया हमारा 0। बच गया ये 27 में 2 से 27 में भाग लगा दिए, 13 दूनी 26 होता है ना, एक बार में, सॉरी 2 एकम 2 7, 2 तिहाई 6, बच गया 1। तो Q हो गया आपका 13 और शेष जो हो गया आपका 1 हो गया। तो यहां पे देखिए लगभग हम लोग ने, क्लास का समय पूरा हो चुका है हमारे, तो बस इतना ही देखते हैं आज, और फिर मजा भी आएगा। थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा क्लास तो आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक और शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। और अब हम लोग देखेंगे इसका अगला भाग, यानी प्रश्न संख्या 3 देखेंगे अगले वीडियो में। तो ये तो पहला ही भाग था, तो विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।